अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर खालिद है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम लोगों के अंदर उनकी सेहत के बारे में अवेयरनेस पैदा की जा सके और उनको अपनी सेहत के बारे में जो सवालात होते हैं उनको जवाब दिए जा सके। तो इसी तरह आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेंगू फीवर, जो कि एक वबा फैली हुई है और अपने ज़ोर शोर से जारी है। इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और बड़ी लिथल कॉम्प्लिकेशन भी इसकी हो सकती हैं। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, तो इसके बारे में बात करना लाजमी था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा, और ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोस लाजमी पहुंच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डेंगू फीवर है क्या। डेंगू फीवर जो है उसकी जो वजह होती है वो डेंगू वायरस ही होता है और ये फैलता है एक मच्छर के थ्रू जिसका नाम होता है एडिस एजिप्टाई। वो मच्छर ये काम करता है कि वो बीमार इंसान या बीमार शख्स का खून लेके, जिसके खून के अंदर ऑलरेडी वायरस होता है, उस शख्स के को जाके बाइट करता है या उस शख्स को बाइट के थ्रू उस खून को इंजेक्ट कर देता है जिसके अंदर वो वायरस होता है। तो ये एक बीमार शख्स से सेहतमंद शख्स तक बीमारी को पहुंचाने का काम करता है। इसे हम बोलते हैं वेक्टर या ट्रांसमीटर हम बोल देते हैं। तो बेसिकली ये एडिस एजिप्टाइस का जो नाम होता है ये बेसिकली वेक्टर का काम करता है और ट्रांसमीटर का काम करता है। तो ये मच्छर के ज़रिए भी ये जो है वबा ये फैलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेंगू फीवर की अलामत क्या क्या हो सकती हैं। डेंगू फीवर में सबसे पहले जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर बुखार होता है जो कि हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसके साथ साथ जिस्म में स्वेयर बॉडी एक्स होते हैं, नोज़िया होता है, वोमिटिंग होती है। और जो इस बुखार के डेंगू फीवर की सबसे स्पेसिफिक सिम्टम है वो है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है कि जैसे आंख के पिछले हिस्से में दर्द है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। और बुखार के साथ साथ अलामत के साथ साथ जिस्म पर निशानत भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं जो कि सुर्ख रंग के हो सकते हैं और वो ये शो करते हैं कि ये डेंगू का सस्पेक्टेड केस है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये डेंगू जो फीवर है इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं इस बीमारी की तशखीस के लिए। उसमें डेंगू सीरोलॉजी होती है जो कि मुख्तलिफ टेस्ट हैं और उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उनको जो अंडरस्टैंड करना है वो डॉक्टर का काम है। डॉक्टर ही उसको एडवाइस करता है और उसको रीड करता है कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बीमारी से बचना क्यों ज़रूरी है, इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, इस बीमारी की जो स्टेजेस हैं उसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी हो सकते हैं, डेंगू हेमोरेजिक शॉक भी हो सकता है। शॉक से क्या मुराद है? शॉक से मुराद ये है कि उस पेशेंट का खून टूटना शुरू हो जाता है और उसके अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं और हाथ पाँव उसके ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे आम लोग ज़ुबान में कह देते हैं कि हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। उसकी वजह ये होती है कि उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा होता है, रैपिडली वो डिहाइड्रेशन में जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिथल कॉम्प्लिकेशन है जो कि उस मरीज़ के अंदर पाई जा सकती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। जैसा कि मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ये जो बीमारी फैलती है वो फैलती है एक मच्छर के थ्रू, एक मॉस्किटो जिसका नाम एडिस एजिप्टाई होता है, जो कि एक बीमार इंसान से खून लेके सेहतमंद इंसान के अंदर बाइट के थ्रू इंजेक्ट करता है और ये बीमारी इसके अंदर पैदा करता है। तो ये जो मच्छर है ये कहाँ ब्रीड करता है, कहाँ मल्टीप्लाई करता है, कहाँ इसकी नशो नुमा होती है। तो ये मच्छर जो है ताज़ा पानी के ऊपर, जो कि तालाब की सूरत में हो सकता है, घर में जो गमले होते हैं उनके अंदर खड़ा होता है, एसी के जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अक्सर जो बाल्टियाँ वगैरह होती हैं भर के रखते हैं, या वॉशरूम्स के अंदर कई कई दिनों से फ्रेश वाटर जो पड़ा होता है बर्तनों के अंदर, बाल्टियों के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में हो सकती हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग कूलर वगैरह यूज़ करते हैं गर्मियों में और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो उसका पानी निकालना भूल जाते हैं, तो वो पानी खड़ा रहता है उस कूलर के अंदर, वो खुश्क नहीं होता। तो उसके अंदर भी ये मच्छर नशोनुमा पा सकता है। इसके अलावा जो पुराने टायर होते हैं घर में पड़े होते हैं, अक्सर जो गाड़ियाँ यूज़ करती हैं तो घर में टायर वगैरह जो पुराने जो चेंज करवा के आते हैं, न्यू टायर्स डलवा के आते हैं, तो पुराने टायर वो घर में ही फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, गमले, एसी की ड्रेनेजेस,
یا بیٹریاں جہاں ان کے اندر پانی ہوتا ہے. اس کے علاوہ واش رومز میں جو بالٹیاں ہوتی ہیں جہاں پانی کھڑا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور بھی بہت ساری جگہ جس کے علاوہ ہمارے واش روم میں جو ڈرینیجز ہوتے ہیں، گٹرز جہاں سے ڈرین آؤٹ کر رہا ہوتا ہے پانی واش رومز کا، وہاں پہ بھی یہ مچھر نشو و نما پا سکتا ہے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے جتنے بھی سورسز ہیں جہاں یہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی فیوریٹ پلیس ہے ٹو ملٹیپلائی، ٹو بریڈ، ٹو ریپروڈیوس، جہاں یہ اپنی نسل بڑھا سکتا ہے. تو یہ اس کی فیوریٹ پلیسز ہیں جتنی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پانی کھڑا نہیں ہونے دینا ان میں سے کسی بھی جگہ پہ. اس کے علاوہ اس کا جو کاٹنے کا وقت ہے وہ صبح 6 سے 8 اور شام 4 سے 7 بجے کے درمیان سب سے زیادہ یہ کاٹتا ہے. اس کا جو فیوریٹ ٹائم ہے جو کہ رپورٹ ہوا ہے بائٹ کا، انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس دوران جو ہے آپ نے خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے. ویسے تو جب بارش کا موسم ہو، گرم مرطوب نمی زیادہ ہو جس موسم میں، اور وہ علاقے جن کے اندر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان علاقوں میں تو خاص طور پہ آپ نے فل سلیو اور اپنے جسم کے سارے حصے ڈھانپ کے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ ماسکیٹو ریپیلنٹس لوشنز ہوتے ہیں، میڈیکیشن ہوتی ہیں، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے وہ ماسکیٹو نیٹ ہوتا ہے اس کو آپ سپرے کر کے ماسکیٹو ریپیلنٹ کے ساتھ وہ یوز کر سکتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کی حفاظت کریں، بچوں کو لازمی ماسکیٹو نیٹ کے اندر سلائیں، اور وہ بھی اس کے اوپر میڈیکیشن آپ نے سپرے کی ہوئی ہو. جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں بتلایا آپ لوگوں کو کہ یہ ماسکیٹو کے تھرو پھیلتا ہے، اور عام طور پہ جو مچھر جنم لیتے ہیں وہ بارش کے جو موسم ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پیدا ہوتے ہیں. تو جب بارش کا موسم ہو تو آپ نے خاص طور پہ ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. اب میں آخر میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا اس بیماری کا علاج کیا ہے. دیکھیں، اس بیماری کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، صرف سمپٹومیٹیکلی اس کو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس کو ڈی ہائیڈریشن سے بچایا جاتا ہے، اس کو شوق میں جانے سے پریونٹ کیا جاتا ہے، اس کو ری ہائیڈریٹ. پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جسم میں درد کے لیے آپ بروفن یا پین کلرز استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو بخار زیادہ ہو تو پٹیاں کر سکتے ہیں جسم پر، اور اس سے بھی بخار نہ اترے تو آپ پیناڈول یوز کر سکتے ہیں. باقی اس وائرس کا کوئی بھی خاص اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد اس کی سمٹمز علامات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ بیماری جڑ مضبوط کر لے، اور اس میں جو اس کی کمپلیکیشن ہے جو کہ شوک ہے، اور اس کے علاوہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ یہ کم کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے مسوڑوں سے، ناک سے یا کسی اور جگہ سے آپ کو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دو اس کی کمپلیکیشن ہیں. تو اس وجہ سے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. باقی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. یہ سیلف لمیٹنگ انفیکشن ہے اور خود بخود یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ سیزن تھا جس میں ڈینگی آؤٹ بریک ہے، خاص طور پہ اپر پنجاب میں جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. لاہور سائڈ پہ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت کیسز آ رہے ہیں، رپورٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے بچاؤ بہت لازمی ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو میری ویڈیو یہ بہت فائدہ دے گی، اور آپ اس کو ان لوگوں تک لازمی شیئر کریں گے جن کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈینگی سے بچنا نہایت ضروری ہے. تو اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.